Hey guys, चलो let's start today 12th important chapter solution. अच्छा, solution chapter में आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है वेपर प्रेशर. So this is Dr. Payal Jain bringing you vapor pressure today along with Raoult's law. Let's get started. So भाई वेपर प्रेशर होता क्या है? सबसे पहले एक बात सिंपल सी समझें, वेपर प्रेशर है क्या? तो शुरुआत कहीं यहीं से करते हैं. देखो कुछ याद है, गैसियस स्टेट चैप्टर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा जाता है. भाई नए जेईई के सिलेबस में तो गैसियस स्टेट है ही नहीं. तो अब हमारी आने वाली जनरेशन्स को, यानी हमारे आने वाले जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो गैसियस स्टेट नहीं होगा. इस साल जिन लोगों ने पढ़ लिया भाई. तब भी ये एक जनरल क्राइटेरिया है. जैसे एक हमारी सोसाइटी है, अगर एक टिपिकल इंडियन सोसाइटी को देखा जाए तो क्या हालत होती है भाई. एक छोटा फ्रैक्शन लोग होते हैं जो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, एक बहुत बड़ा फ्रैक्शन है जो मिडिल क्लास का होता है, और एक बहुत छोटा फ्रैक्शन होता है जो टाटा बिरला अंबानी होते हैं. तो इसी तरीके से पार्टिकल्स की अगर हम एनर्जीज की बात करें तो पार्टिकल्स को अगर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल और स्पीड की बात करते हैं तो हमें ये अच्छे से पता है कि कुछ पार्टिकल होते हैं जिनका फ्रैक्शन लोअर होता है. जैसे एक क्लास में भी अगर आप बहुत जनरली देखें तो हर क्लास में कोई ना कोई बड़ा गीक टाइप का होता है. गीक टाइप का मतलब हर चीज़ में सबसे आगे, बिल्कुल पढ़ने में फोकस है उसका. ऐसे है ना, दो चार ही होते हैं क्लास में. मैक्सिमम होते हैं ये हमारी जनता, हमारे टाइप के लोग, एवरेज, राइट. और कुछ होते हैं बिल्कुल जिनको पढ़ाई में ध्यान ही नहीं है, दूसरी जगह ध्यान होता है. वैसे बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे ध्यान हो सकता है. चलो उस बारे में बाद में बात करेंगे. पर ये देखिए, कुछ पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत कम है, कुछ पार्टिकल जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और कुछ पार्टिकल जो हैं उनकी स्पीड एवरेज स्पीड यानी कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में आती है. ये तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ है. अब ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का ग्राफ सिर्फ गैसियस स्टेट पे थोड़ी ना होता है, ये सोल्यूशन में भी होता है. सोल्यूशन में कुछ पार्टिकल की स्पीड बड़ी कम होती है, कुछ पार्टिकल की स्पीड बहुत ज़्यादा, और कुछ पार्टिकल जो है वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी एवरेज स्पीड में रहते हैं. ठीक है ना. अब अगर यही स्थिति रहती है तो लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और लिक्विड में भी ऐसे पार्टिकल है जिनकी एनर्जी बहुत कम है, राइट. तो मान लेते हैं हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हम एक लिड लगा देते हैं. वो पार्टिकल जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, जैसे एक होता है ना, जैसे सपोज मैं किसी क्लास में पढ़ती हूँ, मेरी क्लास 20 बच्चों की है. अब 20 बच्चों में मैं हमेशा टॉप पर आ रही हूँ, तो भाई मैं ही मैं हूँ, फिर तो कोई और है ही नहीं. पर जैसे ही ये 20 बच्चे बढ़ के 2000 बच्चे हो जाएंगे, वैसे पता चलेगा कि अपनी औकात क्या है, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है. तो यहाँ पर भी क्या होता है, इसी तरीके से देखिए, वो जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर हमारे पास, उन पार्टिकल्स में कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, धड़ाधड़ काइनेटिक एनर्जी के साथ वो सबके साथ टकरा रहे हैं, और जब सरफेस तक पहुँचते हैं तो सरफेस से निकल जाते हैं गैसियस स्टेट में यानी कि गैस में. अच्छा, यहाँ पे वैक्यूम तो है नहीं, ऊपर गैस के पार्टिकल ऑलरेडी हैं. गैस के पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी वैसे ही ज़्यादा होती है. अब लिक्विड का पार्टिकल चला, भाई वो कुछ ऐसी बात है कि भाई हम जो है वो अपने क्लास में तो हम टॉप पर हैं ही, अब हम बड़ा कंपटीशन देखने चले. तो हम बड़े कंपटीशन में गए तो क्या हुआ, 2000 लोगों को फेस करने के लिए गए. तो अब उनमें से बहुत सारे बच्चे तो बहुत अच्छे होंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि बस 20 बच्चों में आप थे तो 2000 बच्चों में भी आप ही होंगे, है ना. इसी तरीके से जब ये पार्टिकल ऊपर की तरफ निकलता है तो गैसियस पार्टिकल जो कि ऑलरेडी हाई काइनेटिक एनर्जी में, वो पार्टिकल क्या करते हैं भाई, ये लिक्विड का पार्टिकल है. थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये जहाँ है लिक्विड का पार्टिकल है और ये चला गैस में. अब गैसियस पार्टिकल के साथ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी होगी क्योंकि ये बेसिकली लिक्विड पार्टिकल था, और गैसियस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी धुआंधार होती है. भाई काइनेटिक एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, तो गैसियस पार्टिकल मिलकर धो देते हैं इसको. अरे बहुत ज़्यादा टकराते हैं इससे. अब टकराते हैं तो क्या है, अगर इस लिक्विड पार्टिकल के पास एनर्जी का लॉस नहीं हुआ और ये उनके टकराने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन कर पाया, तो ये वहां पर लिक्विड के गैस के फॉर्म में ही रह जाएगा. परंतु अगर इसकी एनर्जी लॉस हो गई तो ये वापस कंडेंस होने लग जाएगा. ऐसे कोई एक आध पार्टिकल नहीं निकलता, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं, बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं. यहाँ गैसियस पार्टिकल ऑलरेडी है, गैसियस पार्टिकल से टकराते हैं और वापस आके कंडेंस हो जाते हैं. अब कहीं ना कहीं किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां रेट ऑफ इवेपोरेशन बराबर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन. तब यहां पर मैक्सिमम वेपर्स की संख्या आ चुकी होगी. इस लिक्विड से जितने वेपर्स बन सकते हैं वो मैक्सिमम वेपर्स की संख्या यहां आ जाएगी, और वो मैक्सिमम वेपर्स अपने ही लिक्विड पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं जिसका नाम दिया जाता है वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर बेसिकली है क्या,
टेक्निकल डेफिनेशन है द प्रेशर जनरेटेड बाय वेपर्स ऑफ इट्स ओन लिक्विड ऑन इट्स ओन सरफेस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। यानी जब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड के वेपर्स के द्वारा उसी की सतह पर जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर। इसका मतलब वेपर प्रेशर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल करेगा। किस बात पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि ये जो लिक्विड है ये वोलेटाइल है या नहीं। जैसे पेट्रोल देख लीजिए और पानी देख लीजिए, पानी और पेट्रोल सेम अमाउंट में रख दीजिए धूप में, पेट्रोल उड़ जाएगा। कई बार तो गाड़ियों में से भी उड़ जाता है। तो पेट्रोल क्यों उड़ जाता है? क्योंकि वो वोलेटाइल लिक्विड है। वोलेटाइल का मतलब समझते हैं आप? वाष्पशील, जल्दी से उड़ने वाला। और जो नॉन वोलेटाइल होगा वो कम उड़ेगा, यानी उसका वेपर प्रेशर होगा कम। किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर किसी टेम्परेचर पे हाई मिल रहा है यानी वो क्या है, वोलेटाइल लिक्विड है। और अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू लो मिल रही है इसका मतलब वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड है या कम वोलेटाइल लिक्विड है। तो वेपर प्रेशर टोटली डिपेंड करता है हमारे नेचर ऑफ कंपोनेंट जो आपने यहां पे ले रखा है। क्या वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा? अब जरा सोच के देखो, क्यों नहीं करेगा? अरे आप टेम्परेचर बढ़ा दो तो इवेपोरेशन तेजी से नहीं होने लग जाएगा? होने तो लग जाएगा। तो इसका मतलब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा? बिल्कुल 100% बढ़ेगा। तापमान बढ़ा दीजिए, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। नेचर ऑफ लिक्विड अगर आपका चेंज हो गया, वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। पर क्या वेपर प्रेशर सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? सोच के देखो। वैसे हम एक बात तो जानते हैं कि सरफेस एरिया अगर आपने बढ़ा दिया तो होगा क्या, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, राइट? तो इवेपोरेशन बढ़ेगा तो क्या कंडेंसेशन भी बढ़ेगा? सोच के देखिए, क्या इवेपोरेशन बढ़ जाए? जैसे गरम गरम चाय है तो कप में से पीने के बजाय अगर हम सॉसर में डाल के पीते हैं तो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन तो बढ़ता है, तो वेपर्स भी तो बढ़ते होंगे। नहीं, देखिए वेपर प्रेशर है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया निकाला जाता है। और वेपर प्रेशर कभी भी सरफेस एरिया पर निर्भर नहीं करेगा। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो पार्टिकल जितनी जल्दी इवेपोरेट हो रहे हैं, अगर क्लोज कंटेनर हो रहा तो उतनी जल्दी कंडेंस भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस टेंशन या सरफेस एरिया पर वेपर प्रेशर निर्भर नहीं करता। किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ लिक्विड, वोलेटाइल है नॉन वोलेटाइल, और दूसरा टेम्परेचर। अब वेपर प्रेशर के रिलेटेड राउल्ट्स ने एक नियम दिया था जिसे हम लोग नाम देते हैं राउल्ट्स लॉ। वैसे राउल्ट्स लॉ बहुत बड़ी तीर मारने वाली बात नहीं है। राउल्ट्स लॉ बेसिकली एक एक्सटेंशन ही है डाल्टन्स लॉ का। तो जरा टेक्निकल स्टेटमेंट देख लिया जाए। लेट्स स्टार्ट विद राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ वेपर प्रेशर के ऊपर दिया हुआ लॉ है। इट्स एन एक्सटेंशन टू डाल्टन्स लॉ ओनली। क्या कहता था भाई डाल्टन्स लॉ? डाल्टन्स लॉ बहुत सिंपल सी बात कहता था कि यदि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर मिक्सचर में हैं तो टोटल प्रेशर समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस होती है। इसी तरीके से अगर दो वोलेटाइल लिक्विड्स आपने मिला रखे हैं तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल लिक्विड। अच्छा, ये पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यही राउल्ट्स का लॉ होता है। इट गिव्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। और इसका टेक्निकल डेफिनेशन जो है वो है, इट स्टेट्स दैट सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जिसे आप लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, या फिर पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्योर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। बहुत सिंपल सा लॉ है, पर इस लॉ को समझना पड़ता है। दिक्कत क्या है कि हम इसे समझ नहीं पाते। तो अब लॉ को समझते हैं। अगर सपोज कीजिए मैं यहाँ पे इस लॉ को समझा रही हूँ दो अलग अलग लिक्विड्स में, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, दोनों कंडीशन में लेते हैं हम लोग, जहां हमारे पास वोलेटाइल सोल्यूशन बना रहे हैं। वोलेटाइल सोल्यूशन का मतलब हुआ कि आपने जो सल्यूट इस्तेमाल करा है सोल्यूशन बनाने के लिए, आई होप आप इसको इस टर्म को जानते होंगे, सल्यूट जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है। हम बाइनरी सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। राउल्ट्स का लॉ बाइनरी सॉल्यूशंस पे दिया गया था, तो हम सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन में जहां आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट है और जहां आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, राइट? अब राउल्ट्स का लॉ कहता है कि अगर आपके पास वोलेटाइल सॉल्यूट है, सपोज जहां हम लोग मान ले ए कंपोनेंट हमारा सॉल्यूट है और बी कंपोनेंट जो है वो हमारा सॉल्वेंट है।
एक सोल्यूशन बनाने में ए और बी दोनों के दोनों क्या है, वोलेटाइल है। तो अगर ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, ए और बी दोनों वोलेटाइल हैं, तो राउल्स के अनुसार प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। और पार्शियल प्रेशर कैसे लिखते हैं? पार्शियल प्रेशर होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इनटू इट्स प्योर प्रेशर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इनटू इट्स प्योर प्रेशर। ये कहलाएगा आपका टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सा लॉ है भाई, दोनों का मिलाकर निकालना है, सिंपल। और नॉन वोलेटाइल में क्या होता है, सल्यूट पार्टिकल तो इवेपोरेट नहीं होगा, सॉल्वेंट है तो इवेपोरेट होगा। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू इट्स प्योर प्रेशर। सिंपल सी बात है, ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में हो गया। बहुत सिंपल तरीका है राउल्स लॉ को अप्लाई करने का, और यही दोनों फॉर्मूले हम यूज में लेकर आते हैं। अब जरा एक बार इसे ग्राफिकली भी देख लें, क्योंकि अगर आप ग्राफिकली अच्छे से समझ पाएंगे तो आप ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे। और 2017 से लेकर 2023 तक लगभग ग्राफ्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं, और ग्राफ पे पैसेज टाइप के क्वेश्चंस भी आए हैं, मल्टीपल चॉइस भी आए हैं, असर्शन रीजन भी आया है। तो थोड़ा सा हम ग्राफ को जरा ध्यान से देखें। अब मान लीजिए पी नॉट ए, अच्छा एक बात जरा ध्यान से देखें, ये जो पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब हमारा ए कंपोनेंट ज्यादा वोलेटाइल है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। ये जो हम लोगों ने वाई एक्सिस पे लिया है वेपर प्रेशर है, और ये एक्स एक्सिस पे जो लिया है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। यहाँ मोल फ्रैक्शन एक्स ए की वैल्यू मैंने 1 रखी है, यानी शुद्ध रूप से ए कंपोनेंट है जिसका वेपर प्रेशर यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखिए, राइट। इसी तरीके से शुद्ध बी का, ये आपका बी कंपोनेंट है, यहां जब बी इक्वल 1 और एक्स ए इक्वल 0, इसका मतलब यहां पर एक्स ए की वैल्यू 0 है और यहां एक्स बी की वैल्यू 1 है। यहां पे पर्टिकुलरली इसका वेपर प्रेशर आपको दिख रहा है कम, यानी ये कम वोलेटाइल है, बी कम वोलेटाइल है और ए ज्यादा वोलेटाइल है। अब आपने क्या करा, अब आपने धीरे धीरे, अब आप पहले तो ये समझ के देख चलिए कि ए का प्रेशर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा यदि उसका फ्रैक्शन कम होता गया। तो वो जो फ्रैक्शन कम होता जाएगा, देखिए क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हम फॉर्मूला लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, राइट। तो इसका पार्शियल प्रेशर, ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ना, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये धीरे 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 कम होता जाएगा जैसे जैसे इसका मोल फ्रैक्शन कम होता चला जा रहा है। सेम वही कंडीशन तो बी के साथ भी है, बी का जो प्योर प्रेशर है वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा यदि उसका मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा। और यदि हम इन दोनों का मिक्सचर रखते हैं, तो कोई सा भी फ्रैक्शन ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, यहां ले लीजिए, आप राउल्स लॉ को फॉलो करने वाला सारे सॉल्यूशन स्ट्रेट लाइन पर ही इनके प्रेशर दिखाई देंगे, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपको स्ट्रेट लाइन पे दिखाई देगा। अगर आपने ये फ्रैक्शन लिया तो इस फ्रैक्शन का प्रेशर आपको स्ट्रेट लाइन पे यहीं पे दिखाई देगा जो ए और बी के बीच में है। और टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आप निकालेंगे समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट, या फिर मैं इसे लिखूं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी नॉट ऑफ बी। सिंपल है। इसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए पार्शियल प्रेशर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ऑफ ए, हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ए पी नॉट ऑफ बी। ऐसा लिखा जा सकता है नहीं, 1 माइनस एक्स ए क्यों, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, तो 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू एक्स बी की वैल्यू होगी। अब इसमें होगा क्या कि आप एक्स ए को कॉमन निकाल लीजिए और टर्म बना लीजिए, तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फॉर्मूला कहते हैं। ये राउल्स का नियम, और राउल्स का नियम में जो जो पर्टिकुलर सोल्यूशन राउल्स का नियम फॉलो करते हैं उन्हें आइडियल सोल्यूशन कहते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर उनके प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लाई करता है। अब राउल्स का लॉ का एप्लीकेशन चेक करते हैं। भाई क्या एप्लीकेशन कैसा है, भाई फॉर्मूले तो आप लोगों ने देख लिए, वो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिए। यहां पर देखिए कोई एक सोल्यूशन है, मान लीजिए 2 कंपोनेंट है, पार्शियल प्रेशर ए और पार्शियल प्रेशर बी ले रहे हैं हम उसका, और दोनों कंपोनेंट मान लीजिए एक्स ए और एक्स बी लिया गया। यहां पर थोड़ी देर के लिए हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्स ए और एक्स बी जो है मैंने इक्वल अमाउंट में ले लिए हैं, जो कि है 0.5। पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी आइडियल सोल्यूशन कौन कौन बनाते हैं, पहले तो ये समझ में आए भाई। आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं एन हेक्सेन, एन हेप्टेन,
देन आइडियल सोल्यूशन क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं बेंजीन और टॉलिन, बेंजीन और नेफ्थलीन, ये सब आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी में भी हैं और आपको आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए हर हाल में, राइट। सो पी नॉट ऑफ ए और पी नॉट ऑफ बी अज्यूम कर लेते हैं कि भाई ये है लगभग 500 और ये है 200। इसका मतलब आपको एक बात अच्छे से समझनी है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि पी नॉट ऑफ ए, वो जो ग्राफ था ना, हमने अभी जो ग्राफ पढ़ा था, उस ग्राफ में हमने देखा था कि पी नॉट ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ज्यादा था तो मैंने उसको ज्यादा रखा है, और पी नॉट ऑफ बी 200 रखा है, कम रखा है, राइट। अब अगर ये एक्स ए और एक्स बी यानी 0.5 और 0.5 है तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हम ऐसे निकालेंगे 0.5 इंटू 500 प्लस 0.5 इंटू 200, तो ये तो हो गया 100 और ये हो गया 250, यानी टोटल हो जाएगा आपका 350। ये हो गया आपका प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। क्यों बच्चों, ये सिंपल सा हो गया आपका प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब अगर इस कंटेनर के अंदर, इस कंटेनर को क्लोज करें और यहां वेपर्स को चेक करें, जो फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में हमें दिखाई देता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का, क्या सेम वही फ्रैक्शन हमें गैसियस स्टेट में दिखेगा? नहीं। गैसियस स्टेट में जिसका प्रेशर ज्यादा होगा उसके पार्टिकल ज्यादा निकलेंगे। सो इट इज वेरी ऑब्वियस, हम गैसियस स्टेट में इसे मेंशन करते हैं Ya और Yb से। यहां हम लोग इनका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे डाल्टन्स का लॉ लगाकर। डाल्टन्स लॉ क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए बाय टोटल प्रेशर। सिंपल सी बात है। तो अगर हमने ये पर्टिकुलर फिनोमेना लगाया तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना था भाई? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था 250 और 250 बाय 350 आ जाएगा, यानी फ्रैक्शन कितना है? 5/7, यानी लगभग परसेंटेज बढ़ जाएगा। यहां पर आप खुद ही देख रहे हैं परसेंटेज बढ़ रहा है। और Yb क्या आएगा? Yb ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपका 2/7। तो फ्रैक्शन बदल गया, ए और बी का फ्रैक्शन चेंज हो जाता है। देखिए, जो लिक्विड स्टेट में फ्रैक्शन है वही गैसियस स्टेट में नहीं आता। लिक्विड स्टेट में जो होता है उसमें जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसका फ्रैक्शन अपने आप ही चेंज हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखें लगभग अप्रोक्सीमेटली 30%, या मैं कहूं इसे 0.3 अप्रोक्स लेते हैं 0.3, और ये अप्रोक्स कितना हो गया? 0.7। इसका मतलब क्या है? देखिए ना, था कितना फ्रैक्शन? 0.5 था, अब कितना बढ़ गया है? 0.3 और 0.7 आ गया है। अगर हम इस पर्टिकुलर के वेपर्स को इकट्ठा करके उसे कंडेंस कर ले तो हम उसे बोलते हैं कंडेंसेट। अब उस कंडेंसेट को लीजिए और उसका दोबारा सोल्यूशन बना लीजिए। तो अगर आपने उसका सोल्यूशन बना लिया तो एक्स ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स ए की वैल्यू हो जाएगी 0.7 और एक्स बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स बी की वैल्यू हो गई 0.3। तो क्या हम इस सोल्यूशन का प्रेशर निकाल सकते हैं? अब तो फ्रैक्शन और ज्यादा हो गया, तो प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाना चाहिए। देखें जरा बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकाला जाए 500 इंटू 0.7, 5 तो 35, 350 तो यही हो गया, प्लस 0.3 इंटू 100, भाई 30 हो गया। ये देखो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बढ़ गया, 380 आ गया। बात आप समझ रहे हैं? अब प्रेशर ऑफ सोल्यूशन 380 आ गया। पहले कितना था प्रेशर? 350 था, अब प्रेशर कितना आ गया? 380 आ गया। तो जैसे जैसे आप कंडेंसेट निकालते होगे ना, वो फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा जिस फ्रैक्शन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। ऐसे अगर मैंने कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स करे तो आपको नहीं लगता प्योर फॉर्म में ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा? भाई यही तो फंडामेंटल होता है, यही फंडामेंटल बॉइलिंग का भी होता है। जब हम किसी लिक्विड को बॉईल करते हैं तो यही चीजें तो होती हैं जिसकी वजह से दो लिक्विड्स सेपरेट आउट होते हैं, क्योंकि एक का वेपर प्रेशर ज्यादा और एक का वेपर प्रेशर कम होता है। अब जरा यहाँ पे एक बार फ्रैक्शन भी चेक कर लेते हैं। ये बताएं Ya की वैल्यू क्या होगी? Ya की वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 350 डिवाइडेड बाय 380 हो जाएगा। अब ये तो फ्रैक्शन और बढ़ गया, लगभग मेरे ख्याल से 0.9 के आसपास आ जाएगा। देख लीजिए करके। सो यहाँ Ya की वैल्यू आ रही है 0.92, यानी फ्रैक्शन ए का और बढ़ गया। देखो, अब एक और बार अगर आपने कंडेंसेट करा, और अगर एक और बार आपने वेपर्स निकाले तो और परसेंटेज बढ़ जाएगा, यानी वो 0.99 के आसपास पहुंच जाएगा। इसी को बोलते हैं हम राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन। ये राउल्ट्स लॉ का बेसिक एप्लीकेशन है और इसी के बेसिस पे सवाल आते हैं जेईई के अंदर। तो एक बार जरा वो भी देख लेते हैं सवाल कैसे आते हैं। देखो, दोनों थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों सवाल आएंगे। बिफोर गोइंग विद दैट, लेट्स गेट कंप्लीटेड राउल्ट्स लॉ के लिमिटेशंस क्या है।
क्या लिमिटेशन है राउल्ट्स लॉ की? तो राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशन है, इट इज एप्लीकेबल फॉर आइडियल सोल्यूशन ओनली, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जहां पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता है वहां ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये पर्टिकुलर लॉ सिर्फ और सिर्फ आइडियल सोल्यूशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सोल्यूट शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट। भाई जब भी आप सोल्यूट का उपयोग कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल, तो वो सोल्यूट डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होना चाहिए। वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल, ये फिनोमेना नहीं दिखना चाहिए। और नॉट एप्लीकेबल टू वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। बहुत सारा डाइल्यूट सोल्यूशन होता है तो राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन निरर्थक हो जाता है, भाई काम का नहीं रहता वो। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशंस हैं राउल्ट्स लॉ के। अब इन लिमिटेशंस के बाद क्वेश्चंस की बारी। हम क्वेश्चंस तो चेक करें। ईयर 2020 का क्वेश्चन है जेईई मेंस का। अब जेईई मेंस का सवाल है द ग्राफ ऑफ वेपर प्रेशर। देखो बात हम लोग वेपर प्रेशर की कर रहे थे। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर द 3 डिफरेंट लिक्विड एक्स वाई जेड इज शोन बिलो। हमारे पास 3 लिक्विड है जैसे कि आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, यहां पर एक्स, वाई और जेड। एक्स जो है लोअर टेम्परेचर पे ही 800 का वेपर प्रेशर बना रहा है, वाई जो है हायर 313 टेम्परेचर पर वही वेपर प्रेशर बना रहा है, और जेड 333 टेम्परेचर 333 टेम्परेचर पे जेड जो है वो वेपर प्रेशर बना रहा है। कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि लो टेम्परेचर पे जो उतने वेपर्स बना ले, इसका मतलब उसके बीच में पार्टिकल इंटरेक्शन कमजोर होगा, तभी तो जल्दी उड़ गया। क्या बोलते हो बच्चों, है ना? और Z के बारे में क्या कंक्लूजन होता है कि Z वाला मॉलिक्यूल जो है इसको हाई टेम्परेचर लग रहा है, यानी बॉन्ड को ओवरकम करने में तापमान ज्यादा लग रहा है, यानी उसके बीच के बॉन्ड मजबूत है, इंटरेक्शन अच्छा है। अब इसके ऑप्शन चेक करो। द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस आर मेड। X has higher intermolecular interaction compared to Y। क्या X के पास मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा मजबूत है Y से, या फिर X has lower intermolecular interaction as compared to Y, Y से X में कम है, Z से कम Y में है, Y से कम X में है, यही हमें इंटरफेरेंस लग रहा है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। फिर एक और ऑप्शन देखते हैं। Z has lower intermolecular interaction, no it has higher intermolecular interaction, क्योंकि उसको तापमान ज्यादा लग रहा है। राइट, द करेक्ट इन्फ्रेंसेस इज आर फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड तो इनकरेक्ट आना चाहिए था ना, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट है। भाई इस चीज को अच्छे से हाईलाइट कर लेना, अक्सर बच्चे करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो ये बात याद रखना, पूछा क्या है? करेक्ट पूछा हुआ है, तो फर्स्ट और थर्ड तो इनकरेक्ट है। आंसर क्या आएगा हमारा? सेकंड, जो कि करेक्ट नहीं, सेकंड आंसर जो कि फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं है हमारा सेकंड आंसर। ओहो, तो आंसर आपका आएगा ये रहा सेकंड, यानी कि सी आंसर इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला स्टेटमेंट सही स्टेटमेंट है और वो यहां पर ऑप्शन नंबर सी पे है। सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विड ए एंड बी फॉर्म्स एन आइडियल सोल्यूशन इन द इंटायर कंपोजिशन रेंज। इसका अर्थ ये हुआ कि लिक्विड ए और बी कंप्लीट आइडियल सोल्यूशन है, और राउल्ट्स लॉ के उस पर्टिकुलर स्लांटेड ग्राफ में बिल्कुल एक जैसे आते हैं। कोई भी मोल फ्रैक्शन ले लो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। एट 300 Kelvin, the vapor of pure liquid A and B are 7 into 10 the power 3 और 12 into 10 the power 3, जो P0 A और P0 B की वैल्यू हमें प्रोवाइड करी हुई है। ठीक है, the composition of vapors is in equilibrium with the solution containing। तो वेपर का कंपोजिशन उन्होंने पूछा है, और पूछा है कि भाई सोल्यूशन के अंदर 40% अगर हमारे पास A है तो एक्स ए की वैल्यू हमारे पास 0.4 हो गई, और एक्स बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.6। अब आपको बताना है वाई ए और वाई बी क्या है। तो कैलकुलेशन कैसे करना शुरू करेंगे? कैलकुलेशन बड़ा इजी है, आप शुरुआत वहीं से करेंगे। प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर ए का हमारे पास 0.4 का फ्रैक्शन है तो 7 इंटू 10 द पावर 3 प्लस 0.6 इंटू 12 इंटू 10 द पावर 3, इससे हमारे प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 7 4 28, 2.8 प्लस 7.2 इंटू 10 द पावर 3। आई होप आप लोग कर लेंगे इसे। 10 द पावर 4 आ रहा है, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 10 द पावर 4 आ जाएगा। देखिए ये तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एक बार अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो अब हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे वाई ए की वैल्यू। वाई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वाई ए की वैल्यू आ जाएगी 2.8 इंटू 10 द पावर 3 डिवाइडेड बाय 10 द पावर 4। अरे भाई सिंपल है, अरे इजी हो जाएगा। वाई ए कितना आ जाएगा? अरे रे ये तो बहुत ही इजी है, 0.28। जैसे अपन ने वाई ए निकाला वैसे वाई बी निकाल लेना। तो यहाँ पर वो एक्स ए और एक्स बी करके दिया है, घबराना नहीं। हाँ, वो वाई ए और वाई बी की वैल्यू भी पूछ रहा है, बट यहाँ पर नोटेशन उसने ऐसा रखा है जिससे आप कंफ्यूज होते रहो।
करेक्ट आंसर क्या आएगा? ये रहा, क्योंकि हमारा एक वैल्यू आ गया तो दूसरा वैल्यू बढ़िया ऑब्वियसली आ ही जाएगा। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 400 and 600 Hg respectively at 298 Kelvin. On mixing the two liquids, the sum of their initial volume is equal to the volume of the final mixture. अच्छा, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? On mixing the two liquids, the sum of the initial volume is equal to the volume of the final mixture. इसका मतलब है कि वो आइडल सोल्यूशन है। ये इतना सा स्टेटमेंट सिर्फ ये बताने के लिए है कि वो सोल्यूशन क्या है? आइडल सोल्यूशन है भाई। ये नहीं राउल्ट्स का लॉ लगाओ, सीधा सा हिंट है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B is 0.5 इन द मिक्सचर, तो A क्या होगा? वो भी 0.5 ही होगा, क्योंकि अगर दोनों का समेशन हमेशा क्या होता है? 1. The vapor pressure of the final solution, the mole fraction of component A and B in the vapor phase. अब आपसे वेपर फेज में पूछा है, यानी फिर से क्या पूछा है? YA YB। 2019 का सवाल है भाई, जेई का। बंद तो जाना चाहिए भाई। करना क्या है? प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है, इतना इजी है। 0.5 A का प्रेशर कितना? 400 प्लस 0.5 इंटू B का प्रेशर कितना? 600। हो गया जी, हो गया। दम ही नहीं है क्वेश्चन में, निकाल के बताया अब आपको। 500 आ रहा है ये, तो बताइए YA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? YA की वैल्यू हो जाएगी 2/5। अरे निकाल लेंगे आप लोग। और B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? YB की वैल्यू 3/5, 0.6 एंड 0.4। आंसर क्या आएगा आपका? अरे भाई आ तो रहा है, दिख रहा है आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन, जेई के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, बिल्कुल डरने का नहीं है, बहुत इजीली हो भी जाएंगे आपसे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म्स एन आइडल सोल्यूशन। ये तो मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था। बेंजीन, टॉलीन, बेंजीन, नेफ्थलीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सब आइडल सोल्यूशन बनाते हैं। अब ये जेई एडवांस का सवाल है यार, देखो पेपर नंबर 1 में आया हुआ है, एडवांस का सवाल। तो एडवांस को बात सुनते ही हम लोग डर जाते हैं, है ना। तो बेंजीन और टॉलीन, बेंजीन एंड नेफ्थलीन फॉर्म्स एन आइडल सोल्यूशन एट रूम टेम्परेचर। फॉर दिस प्रोसेस, जब भी सोल्यूशन बनता है और आइडल सोल्यूशन बनता है, तो उसका फाइनल वॉल्यूम और समेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दोनों सेम होते हैं। यानी डेल्टा V की वैल्यू क्या होती है? आइडल सोल्यूशन हमेशा चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है। देन फॉर एन आइडल सोल्यूशन चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो 0। पर जब भी कोई दो पर्टिकुलर सोल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। यानी अगर मैं एंट्रोपी चेंज बोलूं तो इट शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा G तो फॉर श्योर लेस देन 0 का। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मिक्सिंग इज ऑलवेज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये फिनोमेना और ये फैक्टर्स तो एक जैसे रहेंगे। अब अगर ये फैक्टर्स ऐसे ही हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहा है ये तो डेल्टा G इज पॉजिटिव। भाई ये तो संभव ही नहीं है, डेल्टा G पॉजिटिव कैसे हो सकता है? डेल्टा G तो हमेशा लेस देन 0 होना चाहिए। सिस्टम डेल्टा S सिस्टम इज पॉजिटिव, बिल्कुल सही। सिस्टम में जब दो चीजों को मिक्स करते हैं तो एंट्रोपी सिस्टम की बढ़ती है। डेल्टा S सराउंडिंग इज 0, सराउंडिंग पे तो कोई असर ही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही। डेल्टा H इज इक्वल टू 0। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ये तीनों आंसर करेक्ट है। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है राउल्ट्स लॉ के ऊपर कि आप लोग आसानी से उड़ा देना भाई, क्वेश्चन इतना दम नहीं रखता। जेई के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, बस एक बार आपको थरली रिविजन करना है। क्या पढ़ा आज की क्लास में? चलिए बताइए। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर और राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ जो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों के साथ दिया जाता है, और वो सारे सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसी को हम आइडल सॉल्यूशन कहते हैं। और क्वेश्चंस थ्योरेटिकल भी आते हैं और क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस दोनों के दिखाए हैं। सो डोंट गेट अफ्रेड ऑफ राउल्ट्स लॉ, इट्स डैम इजी। विद दिस नोट we'll start with the next topic in the upcoming session. Thank you all for your patient listening. Bye bye. Take care.